हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम संसाधन और विकास चैप्टर का दूसरा हिस्सा करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम भू संसाधन और मृदा संसाधन के बारे में जानेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखें। भू संसाधन या भूमि संसाधन, इसमें सबसे पहले सवाल ये बनता है, हम भूमि को संसाधन कहते क्यों हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा जिसमें हमने संसाधन की परिभाषा के बारे में चर्चा की थी, तो आपको पता होगा हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाते हैं। तो हम भूमि के बारे में जब जानते हैं तो हम देखते हैं हम भूमि पर रहते हैं, अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। इसलिए भूमि एक संसाधन है। क्योंकि ये सीमित मात्रा में है, मतलब हम जमीन को खींच के बढ़ा तो सकते नहीं है, मतलब भूमि एक सीमित संसाधन है। इसलिए इसका उपयोग हमें सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में मुख्य आकृतियों का विस्तार, हम इस पाई चार्ट में देख सकते हैं कि मुख्य आकृतियां जैसे मैदान, पर्वत, पठार का विस्तार भारतीय भूभाग में कितने कितने क्षेत्र में ये हैं। जैसे हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि 43% भूभाग पर मैदान है, जबकि 27% पर पठार और 30% पर पर्वत है। भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला, वन। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यह भी आगे जाके दो भागों में बांटा जाता है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारत बनाने में, सड़क और उद्योग और लगाने में जो भूमि इस्तेमाल हो गई वो भूमि। तीसरा है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जैसे अस्थायी चारागाह, अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष और वृक्ष फसलों उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्ष से खेती न की गई हो। चौथा, पड़ती भूमि, इसे भी आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, वर्तमान पड़ती और पुरातन पड़ती। पांचवा, शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र। इस प्रकार हम देखते हैं भू उपयोग के मुख्यतः 5 उद्देश्य हैं। आगे चलते हैं। सकल कृषित क्षेत्र, उर्वरता बढ़ाने के लिए खाली छोड़ दी गई भूमि और शुद्ध बोए गए क्षेत्र को सम्मिलित रूप से सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक, ये भी 2 प्रकार के हैं, भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक में भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार आदि आते हैं, और मानवीय कारक में जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि आती हैं। भारत में भू उपयोग, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर में असम के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, और पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है और कुछ जो क्षेत्र हमारा चाइना के कब्जे में है, उनके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बाकी आप पाई चार्ट से देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसे ध्यान से देख लीजिएगा। भूमि निम्नीकरण, भूमि की गुणवत्ता में कमी या भूमि का अनुपयोगी हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण के कारण, पहला, खनन के पश्चात खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों तथा मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में खनन के कारण वनोन्मूलन होने से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। दूसरा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तीसरा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। अति सिंचाई से मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। चौथा, खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसने और चीनी मिट्टी उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब भूमि पर इसकी परत जम जाती है
तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, जिससे भूमि निम्नीकरण होता है। 5वां, विगत कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अवशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है। आगे देखते हैं भूमि संरक्षण के उपाय। पहला, अतिचारण, वनोन्मूलन तथा वनों के अनुचित प्रबंधन को रोकना। दूसरा, रेत के टिब्बों के आसपास के क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां उगाना। तीसरा, औद्योगिक बहिस्राव तथा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान उचित विधि से करना और खनन की गतिविधियां नियंत्रित करना। चौथा, विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना। 5वां, कुछ व्यर्थ भूमि उत्पादन उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त करना तथा वन क्षेत्रों में भी वृद्धि करना। मतलब जो भूमि व्यर्थ में पड़ी हुई है, जैसे जो कृषि योग्य ना हो और न ही जहां वन हो, जैसे बंजर भूमि हो और हो गई, वहां पे हमें उद्योग लगाने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं मृदा संसाधन। इसमें सवाल बनता है, मृदा कहते किसे हैं या मृदा होता क्या है? मृदा भूपर पट्टी की सबसे ऊपरी परत है। यह सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। मतलब हम इस तरह देख सकते हैं, मृदा का निर्माण लगातार होता रहता है और इसके गुणवत्ता में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इनके संघटक तत्व जो है उसमें बदलाव होता रहता है समय के साथ, इनकी उर्वरता में बदलाव होता रहता है। इसलिए मृदा एक जीवंत तंत्र है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। पहला, वन मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा और शुष्क मृदा। आप इनका वितरण मैप पर देख सकते हैं। अब विभिन्न मृदाओं की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जलोढ़ मृदा। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मैदान 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए गाद के जमा होने से बना है। जलोढ़ मृदा पूर्वी तटीय मैदान, खासकर महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्रों में भी पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना मिट्टी का उपयुक्त अनुपात होता है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाजों, दलहनों की खेती के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मृदा रेत, गाद तथा चिकनी मिट्टी की उचित मात्रा से बना होता है। जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण उसकी उम्र के आधार पर किया जा सकता है और इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी मिट्टी होती है और खादर नई। बांगर में कंकड़ अधिक होते हैं और यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। काली मृदा। यह मिट्टी काली होती है और इसे रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मिट्टी दक्कन के क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर दक्कन के पठार में फैली है। यह लावा से बनी होती है। काली मिट्टी बिल्कुल ही बारीक कणों यानी मृत्तिका कणों से बनी होती है। यह मिट्टी जब गीली हो जाती है तो चिपचिपी हो जाती है और इस पर काम करना कठिन हो जाता है। इसलिए मानसून के मौसम में पहली बौछार के बाद ही यहाँ जोताई की जाती है। लाल और पीली मृदा। लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से बनती है। पीली मिट्टी और लाल मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी हिस्से और पश्चिमी घाट के ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टियां क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोह तत्व के मिल जाने से लाल दिखने लगती है। जब यह जल मिश्रित होती है तब यह पीली दिखती है। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। यह मृदा खादों और उर्वरकों का उपयुक्त मिश्रण करने पर खेती लायक होती है। यह मृदा मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर विशेष रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी चाय और कॉफी की खेती के लिए
उपयोगी बनाई गई है। मरुस्थलीय मृदा। शुष्क मिट्टी का रंग लाल से लेकर भूरा तक होता है। यह संरचना में रेतीली और प्रकृति में लवण युक्त होती है। कुछ क्षेत्रों में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि पानी का वाष्पीकरण कर सामान्य नमक बनाया जाता है। उपयुक्त सिंचाई के बाद यह मृदा कृषि योग्य बन जाती है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हुआ है। पर्वतीय मृदा अथवा वन मृदा। यह मृदा वनों की समृद्धि से व्युत्पन्न जैव पदार्थों के निक्षेपण से निर्मित होती है। यह मृदा देश के पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वी पहाड़ी श्रेणियों में फैली हुई है। इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें पोटास, फास्फोरस तथा चूने का अभाव होता है। चलिए अब देखते हैं मृदा अपरदन। इसमें सवाल बनता है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? जल तथा पवन जैसे प्राकृतिक कारकों और मानवीय क्रियाकलापों एवं पशुओं के कारण मृदा आवरण का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के प्रकार। सामान्य रूप से मृदा अपरदन दो प्रकार का होता है। पहला, पवन अपरदन। पवन अपरदन साधारण रूप से उच्च ताप वाले शुष्क क्षेत्रों से अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में वनस्पति के न होने से ऊपरी मृदा अत्यधिक ढीली हो जाती है और बड़ी मात्रा में पवन के साथ उड़ जाती है। दूसरी, जल अपरदन। भारी वर्षा के दौरान बड़े क्षेत्रों में मृदा का आवरण हट जाता है। जल अपरदन को आगे दो और भागों में बांटा जा सकता है, चादर अपरदन और अवनालिकाएं। चादर अपरदन। कई बार पानी विस्तृत क्षेत्र में ढाल के साथ नीचे की ओर बहती है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी घुलकर पानी के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। अवनलिकाएं। इस प्रकार के अपरदन में बहता पानी मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। ऐसी भूमि कृषि योग्य नहीं होती। इसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। अब देखते हैं अपरदन के कारण। पहला, वन का कटना। दूसरा, अतिचारण। तीसरा, स्थानांतरी कृषि। चौथा, कृषि के दोषपूर्ण विधियां। पांचवा, निर्माण और खनन। ये 5 प्रमुख मृदा अपरदन के कारण हैं। अब देखते हैं मृदा अपरदन रोकने के उपाय। पहला, भूमि पर घास व अन्य वनस्पतियां उगाना। दूसरा, कृषि की उचित विधियों का प्रयोग करना। तीसरा, अवनालिकाओं के आर पार बांधों का निर्माण करना। चौथा, अतिचारण को नियंत्रित करना। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।